Hello, people. Welcome to Prep Elevate. I welcome all of you to the 30-day mini RC series. Today, we are at day 9 of the 30-day RC series. So, what is the topic for today? The Renaissance, how it influenced art, science, and humanism. This was a very important period in history, right? The period of Renaissance, and there's a lot of information out there about this period. Now, the thing is, when cat picks up topics for history, they try to pick it from different time zones. So let's say the medieval era, the Renaissance period, and the influence of Greco-Roman culture, influence of all those important historical movements. So पहले से अगर थोड़ा सा हमें आइडिया होगा ना इस बारे में, it becomes easier for us to tackle passages. ठीक है, देखते हैं क्या लिखा है. The Renaissance एक्सटेंडिंग फ्रॉम 14th to 17th सेंचुरी. तो अगर हमें नहीं भी पता है लेट्स से ऑब्जेक्टिवली कि ये क्या चीज के बारे में बताया जा रहा है, ओवरऑल पैसेज को पढ़ के हमें आइडिया हो जाएगा. एंड ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द पैसेज. जस्ट दैट कभी कभी चीजें थोड़ी अनफेमिलियर लगती है. वी डोंट वांट टू अटेम्प्ट सच पैसेजेस. बस उसी को ब्रेक करना है, उस बैरियर को ब्रेक करने के लिए पहले से प्रैक्टिस जरूरी है कुछ चीजों की, डेफिनेटली. ठीक है. It represents an epochal reawakening. Now, epochal as a word means significant, extremely important. That's an epochal moment in history. Reawakening of intellectual and cultural life in Europe. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है. Epochal is significant. ठीक है. हैंडराइटिंग आई डोंट नो कि किस तरह से लिखाया गया है. आई विल ट्राई एंड पुट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर रेफरेंस. ओके, अभी ऐसा बस समझते हैं. एंकर्ड इन द रिवाइवल ऑफ ग्रेको रोमन आइडियल्स. कभी कभी खाली ग्रेको रोमन आइडियल्स पे भी पैसेजेस बन सकते हैं. ठीक है. It catalyzed a profound transformation in art, science and humanist philosophy. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पीरियड था हिस्ट्री में. इट वाज फ्रॉम द 14th to 17th सेंचुरी. यूरोप में ये हुआ था. टोटली जो आइडियाज थे ना उसको कैटलाइज कर दिया गया था. कैटलाइज एज एक बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था. सो यू कुड ऑलवेज डिवाइड इट इनटू प्री रिनाइजेंस एंड पोस्ट रिनाइजेंस, राइट? कि पूरी तरह से आर्ट किस तरह रिडिफाइन हुआ, लिटरेचर रिडिफाइन हुआ, साइंस, ह्यूमैनिस्ट फिलोसफीज रिडिफाइन हुए. एंड दिस अ वर्ड हियर, कैटलाइज्ड. कैटलिसिस या एज अ वर्ड अगर केमिस्ट्री से आप डायरेक्टली समझो तो अगर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जो एलिमेंट उस रिएक्शन को इम्पैक्ट करता है, आइदर उसको स्पीड अप कर देता है, स्लो कर देता है, या किसी तरह से एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बना देता है ताकि वो केमिकल रिएक्शन पूरा कंप्लीशन तक जाए, ऐसी चीज़ों को हम कैटलिस्ट बोलते हैं. वो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है एक्टिवली, बट केमिकल रिएक्शन को कंप्लीशन तक पहुंचाने में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है वो रिएक्शन की. बट अगर इस तरह से मेटाफोरिकली बात करें, सो कैटलाइज्ड इज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल. Okay, played an important role as an element. So it catalyzed profound transformation, redefining the very fabric of Western civilization. उससे पहले भी आइडियाज थे, एक सर्टन फैब्रिक था, बट पूरी तरह से उसको रीडिफाइन कर दिया गया. इन द रेल्म ऑफ आर्ट, तो क्या क्या चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं? आर्ट, साइंस और ह्यूमैनिज्म. ठीक है. तो आर्ट में क्या हुआ? द पीरियड विटनेस्ड अ रैडिकल डिपार्चर फ्रॉम स्टैटिक फॉर्म्स ऑफ मिडिवल ट्रेडिशन, embracing realism, spatial depth and emotional resonance. तो उससे पहले ना बहुत स्टैटिक हुआ करता था. स्टैटिक इज बहुत स्टैग्नेंट, एक पर्टिकुलर फ्लो फॉलो हो रहा है. there's not a lot of nuances, and art should be about nuances, literature should be about nuances, it should not just be like linear straight line path. ठीक है. तो उससे पहले ये सब इतना डिस्कशन में नहीं था. उसके बाद रियलिज्म इंट्रोड्यूस हुआ, स्पेशियल डेप्थ इंट्रोड्यूस हुआ, लाइक एक ऑल ओवर आइडिया. ठीक है. इमोशनल रेजोनेंस. इमोशनल रेजोनेंस एज एन, रेजोनेंस क्या होता है एज अ वर्ड? व्हेन टू थिंग्स साइमल्टेनियसली दे प्रोड्यूस एन इफेक्ट. फिजिक्स अगर आपको याद होगी 9th 10th की, तो वहां पे रेजोनेंस, साउंड चैप्टर में रेजोनेंस हमें पढ़ाया जाता है. ठीक है. व्हेन टू थिंग्स वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी. इमोशनल रेजोनेंस एज एन देयर इज एन इमोशनल इंटरैक्शन व्हिच इम्पैक्ट्स द कलेक्टिव. तो ये सारे डीपर इमोशंस के बारे में ना आर्ट उसके बाद डिस्कस करने लगा. ठीक है. अब ऐसा हो ही सकता है ये इंडिविजुअल वर्ड्स के मीनिंग्स मुझे नहीं पता, डू नॉट वरी. ओवरऑल
एसेंस में आपको समझ में आना चाहिए कि क्या शिफ्ट हुआ, कि बहुत ज्यादा जो चीज एक इट वाज वेरी स्टैग्नेंट लेट्स से, और इट वाज फ्रॉम स्टैटिक, इट वाज वेरी स्टैटिक, स्टैटिक से वहां पे हमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले, ठीक है। प्रिंसिपल्स एम्बॉडीड बाय मास्टरपीसेस, और ये आर्ट में कौन लोग हैं जिनको हम क्रेडिट करते हैं रेवोल्यूशन के लिए? लियोनार्डो दा विंसी, माइकलएंजेलो, ठीक है। कॉन्करेंटली द रेनाइजेंस स्पर्ड अ पैराडाइम शिफ्ट। अब साइंस के बारे में डिस्कस करें, ठीक है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। तो पैराडाइम इस पूरा आइडियोलॉजी, पूरा वो फ्रेमवर्क, वो स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल्स, बिलीफ्स, उसमें पूरा शिफ्ट हो गया with figures such as Galileo Galilei and Nicholas Copernicus challenging long standing doctrines। तो जो ऑलरेडी फॉलोड डॉक्ट्राइंस थे, जो सेट प्रिंसिपल्स थे, जो अनक्वेश्चनड थे, कभी कभी उसको किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, इन्होंने उन सारी चीजों को चैलेंज करने की कोशिश की। इनफैक्ट पीपल हु आर एविड रीडर्स, इफ यू हैव एवर रेड अबाउट दीज पीपल, उनके जो हिस्ट्री है सेपरेटली, कॉपरनिकस को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, गैलीलियो गैलीली को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े थे, बिकॉज एक ऐसे टाइम पे वो सारे अपने साइंटिफिक थियोरीज लेकर आ रहे थे जब वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े थे, तो एंटायरली ओवरथ्रो व्हाट हैज बीन बिलीव्ड इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है। एंड लेइंग द ग्राउंड वर्क फॉर एम्पेरिकल इन्वेस्टिगेशन। एम्पेरिकल क्या होता है? एक प्रीवियस पैसेज में भी ये वर्ड आया है, ठीक है, व्हेन फॉलोइंग द सीरीज। Empirical is something that is proved by experiment or practical implications rather than just theory। तो इन्होंने बहुत सारी चीजों को ना प्रैक्टिकली प्रूव किया, प्रैक्टिकली इन्वेस्टिगेट किया, ठीक है। This intellectual upheaval, upheaval क्या होता है? When there is destruction, when there is destruction of upheaval is disturbance, एक बहुत ही वायलेंट सडन डिस्टर्बेंस। सो ये जो अपहीवल हुआ, इंटेलेक्चुअल अपहीवल, मतलब जो हम सोचते आए हैं, पढ़ते आए हैं, जो हमें पता है इंटेलेक्चुअली सही है, वो पूरी चीजें बदल गई उसके बाद से। इट सेट द स्टेज फॉर इवेंचुअल साइंटिफिक रेवोल्यूशन। सो रेनाइजेंस लेड द बेस और फ्रेमवर्क फॉर द रेवोल्यूशन, साइंटिफिक रेवोल्यूशंस ऑफ द फ्यूचर। Central to this period was the ascent of humanism। Humanism क्या है? A philosophical movement that extolled the intrinsic worth, extolled is praised or laid emphasis or emphasized that we should start focusing on our intrinsic is something that is internal, ठीक है, our internal worth and potential of individuals inspired by classical antiquity। So एक ह्यूमैनिज्म की तरफ हमारा ध्यान जाने लगा, where there was a lot of discussion about our intrinsic internal potential, our internal worth as humans। Humanists celebrated human achievement in both secular and spiritual domains। So there was appreciation for achievements, advocating for a world view grounded in reason and inquiry। उससे पहले ना जो भी चीजें होती थी, it was like let's say the dominant force of the society deciding how things would go। but इसके बाद हमने एक ऐसा वर्ल्ड सेटअप करने की कोशिश की जहां पे रीजन, लॉजिक, इंक्वायरी एंड एवरीबडी पुटिंग फॉर देयर ओपिनियन, देयर वाज सेलिब्रेशन, देयर वाज अचीवमेंट, ये सारी चीजों का बहुत इम्पैक्ट था, ठीक है। As opposed to unquestioning submission to dogma। तो इससे पहले जो dogma is what? Dogma are those long standing unquestioned beliefs जिसको कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता। तो उससे पहले ना लोग सबमिट करते थे, लाइक दे वुड बाउ डाउन टू सच डॉगमास, कि जो एक बार डिक्लेयर कर दिया गया वही सही है। बट देन लॉजिक आया, रीजन आया, क्वेश्चनिंग आया, अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना आया हमें। वी स्टार्टेड फोकसिंग ऑन आवर इंटरनल ग्रोथ एज ह्यूमंस, ठीक है। The Renaissance therefore was not merely an artistic renaissance, but सिर्फ आर्ट में तो फर्क नहीं पड़ा, बाकी सारी चीजों में फर्क पड़ा, but a transformative period that irrevocably altered humanity's conception of itself and its place within the cosmos। Irrevocable, something that cannot be taken back। एक बार जो हो गया, you can't take them back। Revocable is something what can be revoked is what can be taken back। बट इसका जो इम्पैक्ट था दैट इज इररिवोकेबल। वी नेवर वेंट बैक टू अगेन लाइक सबमिटिंग टू दोज डॉगमास, वी जस्ट एडवांस्ड एज अ सोसाइटी, ठीक है। तो एंड इट ऑल्टर्ड आवर कंसेप्शन, आवर थॉट ऑफ इट, लाइक
how humans are supposed to be and what is our place within this cosmos. So basically जो very in-depth philosophical questions होते हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, कैसा है, what is our role in this entire setting, and cosmos being so huge and we are like just little beings maneuvering, trying to find our way through it. All of those deeper spiritual questions, philosophical questions, existential questions, ये इसके बाद से हमने डीप डाइव करना स्टार्ट किया. ठीक है, not a lot of difficult words I would say, although may not be a lot of people's favorites. ठीक है, ये हो सकता है कि टॉपिक मुझे पसंद नहीं आया, बट हमारे पास ना ज्यादा चॉइसेस नहीं होती. वी नीड टू गेट अकस्टम्ड टू डाइवर्स काइंड्स ऑफ लिटरेचर. ठीक है, अच्छा, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट मेड इन द पैसेज क्या था? की आइडिया, प्राइमरी आर्ग्यूमेंट, द रिनाइजेंस फोकस्ड सोली ऑन आर्टिस्टिक अचीवमेंट. ये तो देख के ही गलत हो जाएगा, ये तो हमने पढ़ा ही था लास्ट लाइन में कि सिर्फ आर्ट के ऊपर नहीं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे उसका इफेक्ट था. The Renaissance was an intellectual revolution that fundamentally redefined Western civilization. Yes, ये लिखा था ना कि पूरा Western civilization का जो फैब्रिक था, देखो यहाँ पे, reawakening of intellectual cultural life in Europe, profound transformation, redefining the fabric of Western civilization. तो पूरी तरह से उसको redefine ही कर दिया गया. ठीक है, The Renaissance was a period of stagnation. No, it was a period of development. Stagnation नहीं था, उससे पहले stagnation था, इसने तो redefine कर दिया. ठीक है, तो intellectual progress stagnate नहीं किया, redefine कर दिया. The Renaissance merely revived ancient art forms without any intellectual or scientific contributions. मतलब सिर्फ art को contribute किया, intellectual और scientific contribution को नहीं किया था, ऐसा था क्या? नहीं, तीनों पर था, तीनों पर impact. ये सही आंसर है. ठीक है, the term dismantled the intellectual constraints of the medieval period. Okay, reinforced medieval scholasticism and religious dogma. Reinforce नहीं किया, उसके अगेंस्ट गए थे हम लोग. Was primarily focused on preservation of medieval values. No, medieval values को हमने transform किया था. Remember, rejected the intellectual limitations imposed by the medieval era. Yes, we rejected these. जो limitations थे, जो dogmas थे जिसको हम blindly follow करते थे, हमने वो reject करने की कोशिश की. Led to reversion to medieval artistic and scientific method. वापस चले गए थे क्या हम इसके बाद? No, we went ahead as a society, we never went back. ठीक है, what is the role of humanism in the context of Renaissance according to the passage? Humanism का क्या role था? Humanism was a philosophical movement that emphasized collective rather than individual achievement. ऐसा था क्या कि सिर्फ हम collective achievements को recognize करेंगे, individual achievements को नहीं, हम अपने intrinsic worth पे focus कर रहे थे. तो individually भी हमारा attention था, we would celebrate achievements individually as well. Humanism focused exclusively on religious growth, neglecting secular progress. No, both of them hand in hand. सेक्युलर भी था, देखो यहाँ पे लिखा था, इफ यू डोंट रिमेम्बर थोड़ा सा देख लेते हैं. बोथ सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल डोमेन्स, सारी चीजें सेलिब्रेट हो रही थी. ठीक है, सेक्युलर भी, स्पिरिचुअल. ठीक है, ह्यूमैनिज्म सेलिब्रेटेड इंडिविजुअल पोटेंशियल एंड क्रिटिकल इंक्वायरी, इन्फ्लुएंसिंग बोथ सेक्युलर एंड स्पिरिचुअल लाइफ. यस, दिस इज द कंप्लीट आंसर. सारे एस्पेक्ट्स को टच किया गया है, स्पिरिचुअल लाइफ, सेक्युलर लाइफ, इंडिविजुअल पोटेंशियल, क्रिटिकल इंक्वायरी, सारी चीजों को हम सेलिब्रेट करते थे. ठीक है, ह्यूमैनिज्म प्रमोटेड ब्लाइंड अडियरेंस. अडियरेंस इज फॉलोइंग, ब्लाइंड अडियरेंस टू ट्रेडिशन एंड अथॉरिटी ओवर रीजन. नो, इसी के अगेंस्ट हम जा रहे थे कि ब्लाइंडली डॉगमास को हमें फॉलो नहीं करना है. ठीक है, वी नीड टू यूज आवर क्रिटिकल इंक्वायरी, वी नीड टू यूज रीजन. ठीक है, so I hope you have understood this passage, and see, like I told you, it may not be a topic that you would thoroughly enjoy. So ऐसे बहुत सारी चीजें आएंगी ना जो आपको पढ़नी पड़ेगी, which you may not enjoy, but that is fine. This is part of the process. Like I told you, stay with me, invested in the process for 30 days. ठीक है, and उसके बाद देखो कि आप कहाँ stand करते हो. Don't give up midway even if it is not very interesting. ठीक है, I try to make it as interesting as possible, but
कभी कभी नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। एनी कमेंट्स, एनी सजेशंस, आई वुड बी more than happy to take it up. Thank you so much for tuning in, and I'll see you in the next one.